ये सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम हटाओ कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो। इंडी गठबंधन है, ये स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है, लगे आरोपों का गठबंधन। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है और मोदी की हैट्रिक लगना तय है? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में जो इंडी गठबंधन एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, वो मोदी को हरा पाएगा? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री 400 सीट जीतने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बार बार इस नारे को दोहरा भी रहे हैं और आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज समापन मुंबई में हो रहा है। मुंबई में अब से थोड़ी देर में शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली में इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर आपको जानना जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि इस रैली में अखिलेश यादव न्योता मिलने के बावजूद नहीं पहुंच रहे, अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे, ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता इसमें जरूर शामिल होंगे। इन सबके बीच एक और चर्चा हो रही है और वो ये कि क्या चुनाव से पहले ही राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने हार मान ली है। राहुल गांधी का एक बयान आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो बीजेपी की सरकार हटेगी। सुनिए उनका बयान ध्यान से। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अब सोचिए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राहुल गांधी कहें कि किसी न किसी दिन, अगर कहते कि 2 महीने बाद, अगर कहते कि 4 जून के बाद, तो उनका कॉन्फिडेंस जनता के सामने जाता कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन शंका खुद उन्हीं को है। राहुल गांधी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, आप खुद सोचिए। क्या राहुल ने मान लिया है कि 2024 में मोदी को हराना मुश्किल है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम हटाओ वाला भी सुर छेड़ दिया। सवाल है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठते? क्या हार के लिए चुनाव से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो चुकी है? सुनिए ये बयान। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। यह बयान आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का जरूर सुनना चाहिए। मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। अब राहुल गांधी ने क्या हार मान ली है, क्या कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है, उसकी एक और वजह की ये चर्चा क्यों हो रही है। यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। खबर इस बार यह है कि इन सीटों पर अब गांधी परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो क्या मोदी लहर के सामने गांधी परिवार ने सरेंडर कर दिया है?
सवाल यह भी है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि गांधी परिवार अपने गढ़ में ही चुनाव नहीं लड़ रहा। उधर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन वो सदन में आवाज उठाते रहेंगे। सुनिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी देता हूं आपको कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सब मिलकर के नेता प्रतिपक्ष असेंबली के अंदर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी असेंबली के बाहर, हम सब मिलकर के गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की बन गई हो, इतना दबाव बनाएंगे कि आपकी तमाम योजनाओं को लागू करवाएंगे, बेनिफिशियरी को लाभ मिलता रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। और स्टेट के इंटरेस्ट को हम लोग केंद्र के अंदर भी दबाव बना के हम लोग कामयाब होंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अब राहुल गांधी के बाद अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि भले बीजेपी सरकार बना ले, मतलब मान कर बैठे हैं। उधर मोदी सरकार ने 400 पार का एजेंडा सेट कर लिया है, फॉर्मूला तैयार कर लिया है। विपक्ष सीए, ईवीएम और चुनावी बॉन्ड पर उलझा है, मोदी की रणनीति की काट में नहीं। कई राज्यों में तो सीट शेयरिंग का मामला अभी भी अटका हुआ है। आज मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बीजेपी इंडी गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन बता रही है। सुनिए। इंडी गठबंधन है, ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, लगे आरोपों का गठबंधन है। धीरे धीरे फोटो सेशन, अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा फोटो सेशन। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हार मानी, क्या मोदी की हैट्रिक तय है? विपक्ष सीए, ईवीएम, बॉन्ड, इन सब बातों में उलझा हुआ है, मोदी उधर 400 पार कर लेंगे क्या? मुंबई में शक्ति प्रदर्शन, एकजुट नहीं है भटका गठबंधन, क्योंकि कई नेता पहुंच नहीं रहे। राहुल गांधी को खुद पर भरोसा नहीं, जनता भरोसा कैसे करेगी? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, बादल देवनाथ जी टीएमसी के नेता, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक बंसल जी आपसे शुरू करता हूं। किसी न किसी दिन भले बीजेपी सरकार बना ले, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जनता क्या भरोसा करेगी? देखिए, जो आप राकेश जी, जो आप वक्तव्य आदरणीय अशोक गहलोत जी का दिखा रहे हैं, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? वो उन्होंने प्रदेश की सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहा है। अच्छा। उसको आप ध्यानांतरण ना करने का प्रयास करें कि वो केंद्र की सत्ता के परिप्रेक्ष्य में कहा है। पहले तो ये स्पष्ट कर। तो ये राजस्थान में चुनाव है क्या? नहीं, राजस्थान की जो प्रदेश सरकार है उसमें विपक्ष की भूमिका है, उसका पूरी शक्ति के साथ निर्वाह करेंगे, पूरे संघर्ष के साथ सरकार को कटघरे में कराएंगे जहां कहीं अनियमितताएं या नहीं विवेक बंसल जी, एक तो बात की राजस्थान में स्टेट इलेक्शन नहीं है, अभी हुआ है, तो ये आपका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। और चलिए राहुल गांधी की बात, चलिए मैं आपकी बात को छोड़ देता हूं, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार जाएगी। मतलब भाई 24 में तो नहीं जा रही है, 29 का भी अभी क्लियर नहीं है। देखिए नहीं ऐसा नहीं है। वो उनका जो वक्तव्य है वो महाराष्ट्र और मुंबई में है। अरे तो उन्होंने प्रदेश की सरकार के संदर्भ में कहा है। और देखिए राहुल गांधी जी नहीं अरे विवेक बंसल जी, मैं शुरुआत में नहीं रोकता हूं सर, लेकिन आप इतने मासूम नहीं है, देश की जनता भी इतनी मासूम नहीं है, तो इतनी मासूमियत मत दिखाइए। सबको बहुत समझ है कि देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 4 जून को किसकी सरकार दिल्ली में बैठेगी, कौन देश चलाएगा, ये तय होगा। ना तो महाराष्ट्र का चुनाव है और ना तो राजस्थान का चुनाव है। नहीं, देखिए आज जहां वो थे, जहां उनका ये वक्तव्य है, जहां उनका ये संबोधन है, वो महाराष्ट्र की पावन धरती मुंबई में जो भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां को संबोधन के तहत उन्होंने ये बात कही थी। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जहां तक आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, खाली राहुल गांधी नहीं कह रहे। देखिए ये कहीं ना कहीं आशंका, ये पूरे जनता अगर आप इसका सर्वे कराएंगे तो आपको बहुत बड़ा तबका इस बात का समर्थन करते मिलेगा, जहां आशंकाएं हैं ईवीएम पे। नहीं मैं ईवीएम पर आता विवेक बंसल जी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें आपने सुनी होंगी
कि अधूरी हसरतों का इल्जाम, और हसरतों वाली बात इसलिए साबित हो रही है कि राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि 4 जून के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर कॉन्फिडेंट होते तो राहुल गांधी जिस दिन नतीजे आ रहे हैं कहते कि 4 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे अधिकारियों को, हम देख लेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घपला हुआ है, एक तारीख देते, एक डेडलाइन देते। अच्छा राकेश जी, ये तो मानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घपला हुआ है, आप लोग खुद ही कहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि राहुल गांधी अगर मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, और विवेक बंसल जी, अगर आप कह रहे हैं कि सुनिए आप ही की बात, अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला हुआ है तो चलिए आपकी बात मान लिया, तो जो कांग्रेस को 1000 करोड़ से ज्यादा मिला वो भी घपला से ही मिला ना? नहीं, देखिए अधिकांश 56% जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। अरे मान लीजिए आपको 10% मिला, मैं कह रहा हूं आपको 2% मिला, तो वो भी घपले से मिला ना, यानी घपले का 10% भी आपको स्वीकार है। देखिए वो जो है सत्तारूढ़ दल और जो यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर क्विड प्रो को है, चलिए वहां जो है जहां उन्होंने सत्ता के माध्यम से उन पूंजीपतियों को, उन उद्योगपतियों को लाभान्वित किया है, या उन कंपनीज को, यूनिकॉर्न्स को, जिन्होंने उसके बदले में जो अपना जो नहीं विवेक जी, मैं आऊंगा उस पर, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। फिर तो टीएमसी पर जाकर पूछिए कि एक स्टेट में सरकार है 3000 करोड़ से ज्यादा कैसे आ गया, सिर्फ एक स्टेट में सरकार है, कितना पुलिस के जरिए धमका लिया, तो वो बात छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, आप लोगों के लिए खुली पिच, खुला मैदान है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार जाएगी। देखिए, राहुल गांधी का बयान बड़ा स्पष्ट था, उन्होंने कहा कभी ना कभी तो बीजेपी की सरकार जाएगी। अगर वह पक्का होते, अगर उनको पक्का होता कि उनकी सरकार आएगी तो कहते कि 5 जून को हम लोग शपथ लेंगे और 5 जून के बाद मैं सबको देख लूंगा, ऐसा है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि जो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते कि 14,000 करोड़ रुपये बॉन्ड्स तो विपक्ष के पास हैं, और उस पर क्या कहना है इनका। और तीसरी बात, विवेक बंसल जी, कुछ कहने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो डिफेमेशन में जा सकता है, क्योंकि आप कोई बात कहने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। मैं मतलब ये नहीं कि आपको अन्यथा कह रहा हूँ, क्योंकि आप निराधार आरोप लगा रहे हैं, आप बिना किसी आधार के, बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। परंतु जो मूल बात है, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने अपना मन पक्का कर लिया है कि इस बार भाजपा तो एनडीए को 400 पार लेकर जाना है, और अकेली भाजपा को 370 से लेकर ऊपर सीटें देनी है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने चैनल्स के जहाँ अन्यथा सर्वे आ रहे हैं, सबके सब सर्वे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी की लहर है और भाजपा की लहर है। और ये इसलिए नहीं है कि कोई चुनाव के चलते, बताइए, क्योंकि काम किया है पिछले 10 साल में, निरंतर लोगों की चिंता करिए, समाज में जो आखिरी व्यक्ति है। आरपी जी, विवेक जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी लगातार इशारा कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर यही तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है कि अगर इस सरकार को कटघरे में कोई भी खड़ा करे, या तो ईडी के माध्यम से धमकाया जाता है। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अवमानना, डिफेमेशन आप पे लागू हो जाएगा, तो ये इससे भाई लोकतंत्र को और स्वस्थ कीजिए, आलोचना सहने का दम रखिए। अगर विपक्ष अगर किसी चीज को कहता है तो आप आलोचना की बात नहीं है, आपके पास तथ्य हो तो आप जरूर बोलिए, मैं आपकी आलोचना का स्वागत करूंगा, परंतु तथ्य पर आधारित आलोचना करिए ना, निराधारित। आपके पास कोई सबूत है, बिना सबूत के आप बस, क्योंकि अलग अलग बोल रहे हैं इसलिए बोलते हैं, बिना आधार के बोलते हैं। कहा था, अब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है विवेक जी, मैं आता हूं सर, लेकिन विवेक बंसल जी एक फ्री की एडवाइस दे देता हूं सर, विवेक जी एक फ्री की एडवाइस दे देता हूं, अगर आपको मन करेगा तो स्वीकार कर लीजिएगा सर, ये कोई भी पार्टी ईवीएम वाला राग छेड़ना बंद कर दे, इसलिए ईवीएम वाला राग छेड़ना बंद कर दे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले हैकाथन का आयोजन किया था, कोई जाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कुछ दिनों पहले दायर हुई थी कि सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सिर्फ टेलीविजन पर आकर रैलियों में बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, या तो साबित करिए या तो ईवीएम पर बोलना छोड़ दीजिए। मैं बादल देवनाथ जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी एक सवाल आपसे कि अगर राहुल गांधी कहें कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, अगर अशोक गहलोत ये बोले, उनके जैसे बड़े नेता, कि बीजेपी की सरकार बना ले तो भी हम आवाज उठाते रहेंगे, मैसेज क्या जाता है? देखिए, मैसेज आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जो है वो
जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 2019 की तैयारी में है, 2029 की तैयारी में है। वो यह मान करके चलती है कि 2024 में कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो जिनको आप युवराज कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी के डिफैक्टो नेता कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक को नेता हो, अध्यक्ष हो, लेकिन मूल जो है, मूलतः जो पार्टी है वो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी चलाते हैं। तो वैसी स्थिति को में वो ये भारत जोड़ो और न्याय यात्रा शुरू नहीं करते। कोई भी पार्टी जो है उसका मुख्य नेता चुनाव में इस प्रकार से जब अंतिम घड़ी हो, युद्ध की तैयारी हो और उस समय आप यात्रा पर निकाल रहे हैं, तो ये अपने आप में हार मानने ही जैसा है। दूसरी बात, ऐसा इसलिए भी है, उनको इसलिए भी वो वाकई वास्तविक जो है जिसे हम कहते हैं रियलिटी सोच है, ठीक, क्योंकि इंडिक गठबंधन का सारा घटक जो वाकई मायने रखता था वो बिखर चुका है। कोई तालमेल नहीं है। 1 महीना चुनाव के हो गए हैं, ममता बनर्जी ने इनको धक्का दे दिया, नीतीश कुमार ने इनको धक्का देकर के बाहर हटा दिया, बीएसपी इनके साथ नहीं खड़ी है, अखिलेश यादव ने इनको अपनी शर्तों पर घुटने टेकने के लिए, आप सोच लीजिए, जो पार्टी कभी 2/3 बहुमत लेकर के आई थी संसद में, उस पार्टी की दरिद्रता ऐसी हो गई है, राजनीतिक दरिद्रता ऐसी है कि वह 16-17 सीटों पर तैयार हो जाती है उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। नहीं, कहानी इससे आगे है संगीत रागी जी। सर, कहानी इससे आगे है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपके पास दोबारा मैं लौटकर जरूर आऊंगा। दीपक रंजन जी को मैं यहां पर लाता हूं, क्योंकि आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया। साथ खड़े हैं, फिर भी साथ नहीं खड़े हो पा रहे। दीपक भाई, आज तो मुंबई में पहुंचना था, मैं आखिरी समय तक अपडेट लेता रहा कि अखिलेश यादव मुंबई पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अब तो आप एक मंच पर नहीं दिखना चाहते, बड़ी मुश्किल से आगरा पहुंच गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं राकेश जी, उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और फीवर है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुबह से उनकी तैयारी थी जाने की, और अगर आपने इतना पता कर लिया तो ये भी आप पता कर लिया होगा आपने कि उनको थ्रोट इन्फेक्शन है और उनको गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उनको फीवर भी है। तो इस वजह से, बल्कि जाने की उनकी पूरी तैयारी थी, इस कारण से वो नहीं गए। और अभी आपने जो राहुल गांधी जी का जिक्र किया, ये सही, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि किसी ना किसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, वो दिन होगा 4 जून 2024। अरे तो तारीख बोलना था। अरे दीपक भाई, आप यही नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं तारीख बोलना था। डायरेक्ट मैसेज जाता कि कॉन्फिडेंट है कांग्रेस अपनी जीत के लिए। किसी न किसी दिन क्या तारीख आ गई है, 4 जून को नतीजे आएंगे। अभी आपने कहा कि पहले राउंड में हम आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करते, फिर आपने ये भाई नहीं तो मैंने सिर्फ क्रॉस किया आपको। क्रॉस का तो हक है मुझे। अरे सुन तो लो आप, हम भी आपको क्रॉस कर रहे हैं, तो आप इतने नासमझ तो नहीं कि आपको मालूम है कि 4 जून को मतगणना होगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा। कितने नासमझ हैं आप, इतनी भी जानकारी नहीं क्या आपको? तो हम आपको जानकारी देते हैं कि 4 जून को मतगणना होगी और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का जो रिजल्ट आएगा 4 जून को। और अभी आप उसको जोड़ रहे थे, अशोक गहलोत जी को भी मैंने सुना। अरे उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधानसभा में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, हम हर मोर्चे पर उनसे हर नीतियों पे और हम जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर हम जनता के हित में दबाव बना करके केंद्र में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, पूरी बात ठीक है पूरी। अगर आपने अब बादल देवनाथ जी 30 सेकंड दीजिएगा, 20 सेकंड संगीत रागी जी आपको। ये फीवर हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आप सहमत हैं? हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर हम बराबर चिंतित हैं। अरे किसी का स्वास्थ्य में भी आप दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उनको मैसेज देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उत्तर प्रदेश को, देश को अखिलेश यादव की जरूरत है। संगीत रागी जी, अरे भाई वो कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है क्या, बता देंगे आपको? अरे मैं उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूँ भाई। मेरी बात दीपक भाई, उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूँ। मेरे आपने अपडेट दिया, मैं उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूँ, वो सुन लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको गलत बताऊंगा कि किसी को मायावती जी का कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है और अखिलेश यादव इससे बिल्कुल नाराज हैं। अखिलेश यादव से कांग्रेस नेतृत्व ने पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात चल रही है, तो उन्होंने कहा आप लोग कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं एतराज है। और मायावती जी, ऐसा सुनने में आया है कि मायावती जी का सीधे श्रीमती सोनिया गांधी जी से बातचीत चल रही है, जिसके कारण अखिलेश यादव जी बहुत नाराज चल रहे हैं। और
इसे एक कारण है कि संभवतः आज की बैठक में नहीं हो सकता है कि थ्रोट इन्फेक्शन भी हो, मैं इसे मना नहीं कर रहा, लेकिन यह भी एक पक्ष और यह भी एक पहलू है जो आज के दिन मीडिया सर्किल में बातें चल रही थी, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। ठीक है। दूसरी बात, कहीं भी अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छा तालमेल हो, ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मायावती जी को गठबंधन में आना चाहिए। देखिए, ये एक प्रकार से अखिलेश यादव को लाल झंडे दिखाने जैसा है, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश सभा विधानसभा पर उनकी दृष्टि है और वो चाहेंगे कि मायावती जी का राजनीतिक अस्तित्व जितना खत्म होगा और बाइपोलर यदि कॉन्टेस्ट उत्तर प्रदेश में आकर के निकलता है तो उनकी जीत होगी। ठीक है संगीत रागी जी, आपने एक अलग चैप्टर खोल दिया, आपने एक अलग चैप्टर खोल दिया, इसको बड़ा दिलचस्प बना दिया। बादल देवनाथ जी, लाल झंडी की बात इन्होंने की, लाल झंडी तो ममता बनर्जी पहले ही दिखा चुकी है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, इंडी गठबंधन गया जहां जाए, अधीर रंजन चौधरी से अदावत हम देख ही रहे हैं, मुंबई भी शायद इसीलिए नहीं जा रही है। उससे पहले मैं राकेश जी आपको और आपके बीजेपी मीडिया को, जितना बीजेपी मीडिया है, आप लोगों का समस्या क्या है जानते हैं? भाजपा को बड़ा करके दिखाना और सारे विपक्ष को, खास करके कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, इन लोगों को छोटा करके दिखाना, यही है आप लोगों का समस्या, सारे जितना बीजेपी मीडिया है। दूसरा बात है, इंडिया तो आप लोग बोल नहीं सकते, उनको इंडी करके कहते हैं, ये और दूसरा एक समस्या है आप लोगों का। तीसरा बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100% से बोल दिया राजीव कुमार ने, लेकिन ये नहीं बोला इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जो छेड़छाड़ हो सकता है, राजीव कुमार ने ये नहीं बताया। मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो मैदान में नहीं रहते, हम सब तो इलेक्शन में मैदान में रहते हो, मैदान में मीटिंग मिचिल रैली में रहता हूँ हम सब, आप तो जानते नहीं है। लेकिन ईवीएम में क्या क्या होता है, जहां पर मिलिट्री आधा सामरिक बानी, बंगाल में सबसे ज्यादा आधा सामरिक, क्या जरूरत है? अब सुनिए बादल देवनाथ जी, आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला ना, अब आपकी समस्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप पूरी मीडिया को बीजेपी मीडिया कहेंगे, लेकिन ग्राउंड पर उतर कर नहीं, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर चर्चा नहीं करते हैं, फील्ड पर जाते हैं। कई सारे इलेक्शंस को कवर कर चुका हूं, तो लोगों के बीच जो फीडबैक है, चर्चा है, उसी के आधार पर डिबेट करता हूं। तो ऐसी बातें मत क्या करिए। आपकी समस्या यह है कि टेलीविजन पर आकर बैठकर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन आकर कहेगा कि यह हैकॉथन है, यहां पर हैक करके दिखाओ ईवीएम, तो कोई पार्टी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप साबित नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिकाएं खारिज करेगा। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आप टेलीविजन पर आकर बैठकर ज्ञान देंगे और आप सोचेंगे कि देश की जनता भरोसा कर ले। आपकी समस्या यह है कि राहुल गांधी अगर डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी किसी न किसी दिन की बजाय 4 जून नहीं कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस पर आप नहीं चर्चा करेंगे। आपकी समस्या यह है बादल देवनाथ जी कि आप खुद आपने बंगाल में कहा कि किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। इस पर सवाल पूछा जाए तो दिक्कत है। चाहिए, अब इस पर जवाब दीजिए। आप कैसे छोटा करके दिखाना है, यही आपका डिबेट है। कोई छोटा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, आप अपने आप को बड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा किसी को नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छा, इनसे पांडे जी इनसे पूछे, ममता दीदी ने कहा था कि 300 में से 40 ले आएंगे तो बड़ी बात होगी, तो ये किसको छोटा कर रहे थे? अरे आरपी सिंह जी को अपना प्रवक्ता, ये एंकर क्यों नहीं बना देते? 300 में से 40 ले आएंगे, बड़ी बात होगी। अरे नहीं, मैं ही एंकर हूं भाई, दीपक भाई, मैं ही एंकर हूं, तनाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, कोई भी नहीं, तनाव मत लीजिए। चलिए बादल देवनाथ जी को 20 सेकंड अनइंटरप्टेड, फिर आरपी सिंह का जवाब, और फिर मैं दीपक भाई आपके पास आऊंगा। आपकी नौकरी रोकिए तो कितना बड़ा घोटाला हो गया, कितना बड़ा घोटाला हो गया बॉन्ड के माध्यम से, 6000 करोड़ लूट लिया सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। आपसे बॉन्ड पर सवाल पूछा था बादल देवनाथ जी, आपसे बॉन्ड पर सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा था कि इंडी गठबंधन को आप कितना मजबूत कर रहे हैं, आप इस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं और चाहेंगे कि हम उसकी बातचीत करें। चलिए आरपी सिंह, इनको जवाब दीजिए। वही आप लोगों का काम। देखिए, आ रहा हूं इसके बाद संगीत जी को कितना मजबूत किया। ममता दीदी का वो बयान याद रखिए जिसमें कहा था कि 300 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 40 से जीत पाएगी।
तो वो तो देखता है कि कितना मजबूत कर रही है ममता दीदी। और ममता दीदी ने एक भी सीट इनकी झोली भी नहीं डाली कांग्रेस की, बीच के कटोरे में एक सीट नहीं डाली। वह देखता है कितना मजबूत कर रही है। और निरंजन चौधरी के बयान लगातार सुन लीजिए, समझ लग जाएगा क्या कहते हैं निरंजन चौधरी ममता दीदी को लेकर। तो देखता है कि किस प्रकार की स्थिति इनकी है, कांग्रेस की वहां पर दयनीय स्थिति है। आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, एकमात्र विधायक जीता था कांग्रेस का वहां से, उसको भी ममता दीदी ने पोच कर टीएमसी ज्वाइन करा लिया। तो ये तो है स्थिति वहां। बादल जी, असल में क्या बादल जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अलग लड़ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आरपी सिंह समय थोड़ा सा कम है, 15-20 सेकंड संगीत रागी जी आपको मैं दे रहा हूं पहले। हारनी है, ये खुद अपने गठबंधन को मजबूत नहीं करेंगे और चाहेंगे कि मीडिया ये काम कर दे। अरे देखिए टीएमसी आज एक ऐसी पार्टी है जो बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे सत्ता में आती है। वो पार्टी ऐसी है जो अवैध घुसपैठियों को सिटीजनशिप वहां पर मिला हुआ है, जो इसके वोट बैंक हैं, उसी के आधार पर आज के दिन में सत्ता में खड़ी है। यदि वो 10-12% वोट बैंक यदि माइनस कर दिया जाए तो टीएमसी सत्ता में नहीं रहेगी। यही कारण है कि टीएमसी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को सिटीजनशिप देने के पक्ष में सड़क की लड़ाई लड़ रही है। यही कारण है कि वो सीएए के विरोध में खड़ी होती है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ममता बनर्जी ने कितना घुस खाया है। ममता बनर्जी नहीं और उतने पैसे मिले कहां से? बादल देवनाथ जी इसका जवाब तैयार रखिएगा। संगीत जी थोड़ा कोई बोल रहा है उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे भाई हम देखिए, मैं ईवीएम पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। ईवीएम के लिए आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उस पे वो कर दिया। अब इलेक्शन हम लाख के हैं, अब ईवीएम से चुनाव तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम वीवीपैट को तो हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे कंपल्सरी कर दें। हम राकेश भाई नहीं, चलिए दीपक भाई वक्त इतना ही है। आपकी तारीफ की आप कह रहे हैं कि ईवीएम पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए आपके असिस्टेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।